नमस्कार, वीडियो की संख्या में देखते हैं सेलेक्टर नोट्स का लेक्चर थर्ड। इस समसामयिक घटना चक्र की प्रस्तुति है। इसके अंतर्गत जो आईएएस विशेष परीक्षाओं के अनुरूप है पूर्वावलोकन संगत प्रस्तुति यह समसामयिक घटना चक्र के उपयोगी देखें तो आईएएस यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज यानी यूपीएससी इंडियन पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम के लिए, पीएससी यानी एसपीएससी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जिसमें महत्वपूर्ण रूप से देखें तो यूपीपीएससी अपर पीटी एग्जाम 2025, इसके अलावा यूपीपीएससी मेंस एग्जाम 2024, यूपीपीएससी आरओ यानी समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी प्री एग्जाम 2023 के लिए भी महत्वपूर्ण। इसके अलावा अन्य राज्यों के एसपीएससी इसमें बीपीएससी एमपीएससी देखें तो इसका पीटी एग्जाम 16 फरवरी 2025 को आयोजित होने वाला है। इसके अलावा देखें तो 70वीं बीपीएससी का मेंस एग्जाम भी आयोजित किया जाएगा, उसके लिए भी अति महत्वपूर्ण होगा। इसके अलावा आरपीएससी जीपीएससी यूपीपीएससी साथ ही यूपी ट्रिपल एससी एसएससी के लिए भी अति महत्वपूर्ण होगा। तो इसमें चलिए देखते हैं सेलेक्टेड नोट्स भारतीय इतिहास। इसके अंतर्गत हम देख रहे हैं आधुनिक भारत के इतिहास को और इसमें सारी जानकारी इसमें अनुक्रमणिका के अंतर्गत हमने जो पूर्व में 2 लेक्चर अपलोड किए उसमें से पहला जो था यह देख सकते हैं मुगल साम्राज्य का पतन और नए स्वायत्त राज्यों का उदय, इसके अंतर्गत हम देख चुके हैं। दूसरा हमने इसमें देखा जो यह था आपका 1857 का विद्रोह को हमने दूसरे लेक्चर में कवर किया। इसके बाद इस लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं यह टॉपिक इसमें है 19वीं शताब्दी में सामाजिक एवं सांस्कृतिक जागरण। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए इस टॉपिक को देखते हैं। यानी पहले लेक्चर में हमने देखा मुगल साम्राज्य का पतन और नए स्वायत्त राज्यों का उदय के अंतर्गत ये सारी जानकारी हमने देखने का प्रयास किया। इसको आप लेक्चर में देख सकते हैं। सारी जानकारी हमने फर्स्ट लेक्चर में ये सब जानकारी दिया है। लेक्चर में 1857 के विद्रोह का विस्तृत वर्णन किया गया है। आप देख सकते हैं पीटी और मेंस दोनों के लिए इस पर चर्चा की गई है। आप लेक्चर 2 में इसको देख सकते हैं। अब चलिए इसमें देखते हैं 19वीं शताब्दी में सामाजिक एवं सांस्कृतिक जागरण को देख लेते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें देखने का प्रयास करें तो आपका यह है कि 19वीं शताब्दी के दौरान भारतीय समाज के नवनिर्माण और धार्मिक विचारों को प्रसंगित बनाने के लिए विभिन्न सुधार आंदोलनों का दौर शुरू हुआ। इन आंदोलनों में बुद्धिजीवियों और मध्यम वर्ग को सर्वाधिक प्रभावित किया। ध्यान देना है, इसमें बुद्धिजीवियों और मध्य वर्ग को सर्वाधिक प्रभावित किया। नगरीय उच्च जातियों एवं उदार रजवाड़े भी इस आंदोलन से मुक्त प्रभावित थे, लेकिन ध्यान देना निर्धन और सर्वसाधारण वर्ग इससे लगभग अप्रभावित रहा। इसके बाद देखें 19वीं शताब्दी में सामाजिक और धार्मिक सुधारों का महत्वपूर्ण कारण पश्चिमी शिक्षा और जागृति थी। कारण भी देख लेना है। राजा राम मोहन राय ने 19वीं शताब्दी का पहला महान धार्मिक सुधार आंदोलन शुरू किया। इसके बाद इसमें देखें तो इन सामाजिक आंदोलनों के कारण भारत का आधुनिकीकरण प्रारंभ हुआ, जिसके मूल में क्या था, बुद्धिवादी वैज्ञानिक दृष्टिकोण निहित थे जो आधुनिकीकरण के आधार स्तंभ माने जाते हैं। यानी आधुनिकीकरण के आधार स्तंभ कौन से हैं? बुद्धिवादी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो है ये आधुनिकीकरण के आधार स्तंभ है, यानी पिलर है। शिक्षित हिंदू वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी संविधान प्रभावित किया। चलिए इसमें देख लेते हैं सबसे पहले राजा राम मोहन राय और ब्रह्म समाज के बारे में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें देखें तो राजा राम मोहन राय पहले आधुनिक भारतीय थे जिन्होंने सर्वप्रथम भारतीय समाज में प्रचलित मध्ययुगीन बुराइयों के विरोध में आंदोलन चलाया और जागृति के युग का सूत्रपात किया। धर्म सुधार आंदोलन के सूत्रधार राजा राम मोहन राय को भारत के नवजागरण का अग्रदूत, ध्यान देना इनको क्या कहा जाता है, ये सारी चीजें इसमें ध्यान दें। सुधार आंदोलन के प्रवर्तक, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद के जनक, भारतीय जागृति के जनक, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष तथा आधुनिक भारत का पिता माना जाता है। इतना इनको उपनाम से संबोधन किया जाता है राजा राम मोहन राय जी को। राजा राम मोहन राय 9 दिन का प्रातः तारा के रूप में भी जाने जाते हैं। राजा राम मोहन राय का जन्म बंगाल के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इसमें देखें तो ये वो अरबी, फारसी, संस्कृत, अंग्रेजी और बंगाली के प्रकांड विद्वान थे। इसके अतिरिक्त वह यूनानी, लैटिन, हिब्रू जैसी विदेशी भाषाओं का भी ज्ञान रखते थे। राजा राम मोहन राय का प्रथम पैम्पलेट फारसी भाषा में, ध्यान देना किस भाषा में, फारसी भाषा में, तुहफात उल मुवाहिदीन यानी तुहफात उल मुवाहिदीन एकेश्वरवादियों का उपहार प्रकाशित हुआ। ध्यान देना है कि पहला पैम्पलेट और फारसी भाषा में, और इसका यह दोनों यानी हिंदी भी देख सकते हैं और उर्दू फारसी भाषा में भी इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर इसका स्पष्टीकरण देखें। तुहफात उल मुवाहिदीन की प्रकाशन की तिथि विवादास्पद है। उबैदुल्ला द्वारा अंग्रेजी में अमित एस.के. लाहरी एंड शियू द्वारा प्रकाशित तुहफात उल मुवाहिदीन पुस्तक में मूल पैम्पलेट का प्रकाशन 1810 से 1813 ईस्वी के मध्य बताया गया। वहीं अनेक प्रमाणित पुस्तकों में इसके प्रकाशन का वर्ष 1803, 1804 और 1805 में भी मिलता है। ब्रह्म समाज की वेबसाइट पर इसका प्रकाशन 1805 दिया गया है। चलिए इसको देखें तो इसमें इस पुस्तक में उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया और एकेश्वरवाद में सभी धर्मों का विश्वास बताया। वेदों तथा उपनिषदों के माध्यम से उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया। इनका मुख्य उद्देश्य भारतीयों को वेदांत के सत्य का दर्शन कराना था। 1821 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में यूनिटेरियन कमेटी की स्थापना की, ध्यान देना है। इसके बाद देखें तो राजा राम मोहन राय ने वेदांत और कई उपनिषदों के कुछ भागों तथा वेदांत सूत्र का अंग्रेजी में अनुवाद किया। डिग्री के साथ राजा राम मोहन राय राजस्व अधिकारी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में भी कार्य करते थे। यह भी इंपॉर्टेंट है। हिंदू धर्म में एकेश्वरवादी मत के प्रचार के लिए 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की। इसमें द्वारकानाथ ठाकुर भी शामिल थे। ध्यान देना है कब जो है आत्मीय सभा की स्थापना की 1815 में, और इनके साथ द्वारकानाथ ठाकुर भी इसमें सम्मिलित थे। वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1814 ईस्वी में की गई है। यहाँ 1815 दिया गया है। 1820 ईस्वी में राजा राम मोहन राय की पुस्तक ईसा की नीति, वचन, शांति और खुशहाली
प्रेस्पेक्ट ऑफ जीसस द गाइड ऑफ पीस एंड हैप्पीनेस का प्रकाशन हुआ। 1823 इसमें प्रेस्पेक्ट ऑफ जीसस लंदन में जॉन डिग्बी के प्रयत्नों से प्रकाशित हुआ। अपने विचारों को प्रेस के माध्यम से प्रचार करने के लिए 1821 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने बंगला साप्ताहिक संवाद कौमुदी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, संवाद कौमुदी क्या है, यह बंगला साप्ताहिक है, यानी शब्द कौमुदी, संवाद कौमुदी या शब्द कौमुदी का प्रकाशन प्रारंभ किया। कब? 1821 में। कुछ पुस्तकों के अनुसार 1819 ईस्वी, लेकिन 1821 ईस्वी अधिक मान्य तिथि मानी जाती है इसकी संवाद कौमुदी या शब्द कौमुदी की। चलिए आगे देखते हैं। तो राजा राम मोहन राय यानी राजा राम मोहन राय ने फारसी भाषा में साप्ताहिक समाचार पत्र मिरात उल अखबार का भी प्रकाशन प्रारंभ किया। उन्होंने बहुविवाह, कुलीनवाद, सती प्रथा का विरोध किया और स्त्रियों को संपत्ति में उत्तराधिकार का समर्थन किया। सामाजिक क्षेत्र में राजा राम मोहन राय का सबसे अमूल्य योगदान सती प्रथा के विरुद्ध संघर्ष था। उनके प्रयास से ही गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने दिसंबर 1829 में अधिनियम 17, ध्यान रखना इस अधिनियम को, अधिनियम 17 पारित कर सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया। कब? दिसंबर 1829 में। कौन? गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। आरंभ में यह कानून केवल बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू किया गया था, किंतु 1830 में यह नियम बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी में भी लागू कर दिया गया। आधुनिकवाद के प्रवर्तक राजा राम मोहन राय ने पश्चिमी शिक्षा के मूल्य और महत्व को समझा। उन्होंने डेविड हेयर, यह प्रश्न पूछा गया पीटी एग्जाम 2024 22 दिसंबर को था, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। डेविड हेयर तथा अलेक्जेंडर जग की सहायता से 1817 ईस्वी में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। 1825 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने वेदांत कॉलेज की स्थापना की। राजा राम मोहन राय के विचार से भारत में आधुनिक विचारों के प्रचार के लिए आधुनिक शिक्षा आवश्यक थी, इसलिए उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा का भरपूर समर्थन किया। 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज यानी ब्रह्म सभा की स्थापना की, जिसका उद्देश्य एकेश्वरवाद की उपासना, मूर्ति पूजा का विरोध, पुरोहितवाद का विरोध तथा अवतारवाद का खंडन करना आदि था। ब्रह्म समाज के सिद्धांतों और दृष्टिकोणों के मुख्य आधार मानव विवेक, वेद और उपनिषद थे। यह हिंदू धर्म का पहला सुधार आंदोलन था जिस पर आधुनिक पाश्चात्य विचारधारा का बहुत अधिक प्रभाव था। 1830 ईस्वी में राजा राम मोहन राय तत्कालीन मुगल बादशाह अकबर द्वितीय के राजदूत के रूप में ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में इंग्लैंड गए थे। ध्यान देना है कि 1830 में राजा राम मोहन राय किसके दूत के रूप में कहाँ गए थे? तो अकबर द्वितीय के राजदूत के रूप में ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में गए थे राजा राम मोहन राय जी। मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने इसी समय राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि से सम्मानित किया था। कौन किया था? ध्यान देना है, ये अकबर द्वितीय ने किया था। उन्होंने समुद्र पार करके यूरोप की धरती पर पांव रखे। उस समय हिंदू रूढ़िवादी मत के अनुसार समुद्र पार यात्रा करना पाप था। इंग्लैंड में राजा राम मोहन राय को ब्रिटिश सरकार के समक्ष मुगल बादशाह को दी जाने वाली पेंशन की अपर्याप्त राशि के संदर्भ में अपना पक्ष प्रस्तुत करना था। ब्रिस्टल जो इंग्लैंड में है, इंग्लैंड का एक शहर में ही 27 सितंबर 1833 को राजा राम मोहन राय का मस्तिष्क ज्वर के कारण निधन हो गया था। यहीं उनकी समाधि स्थापित है। यानी राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ है? ब्रिस्टल इंग्लैंड में है, यानी भारत से बाहर है। 1830 ईस्वी में ब्रह्म समाज का प्रन्यासकरण पत्र यानी ट्रस्ट डीड लिखा गया। राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद उनके दो शिष्य महर्षि द्वारकानाथ टैगोर तथा पंडित रामचंद्र विद्यावागीश ने ब्रह्म समाज का संचालन किया। द्वारकानाथ टैगोर के बाद उनके पुत्र देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज का नेतृत्व संभाला। ब्रह्म समाज में नया जीवन फूंकने और इसे आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाने का श्रेय देवेंद्रनाथ टैगोर को प्राप्त है। देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज का प्रसिद्ध प्रतिज्ञा पत्र तैयार किया। देवेंद्रनाथ ने ब्रह्म समाज के अवलंबियों को मूर्ति पूजा, तीर्थयात्रा, कर्मकांड और प्राचित आदि कार्यों से रोका। ब्रह्म समाज में सम्मिलित होने से पूर्व देवेंद्रनाथ टैगोर ने कलकत्ता में जोरास्की में तत्व रंजनी सभा की स्थापना की। कौन किया? ध्यान देना है, देवेंद्रनाथ टैगोर ने कोलकाता में जोरासांकी में जो तत्व रंजनी सभा की स्थापना की। बाद में तत्व रंजनी ही तत्वबोधनी सभा के रूप में अस्तित्व में आ गई है। तत्वबोधनी सभा की स्थापना क्यों की? देवेंद्रनाथ टैगोर जी ने की है। सत्य की खोज करना तो उपनिषदों को ज्ञान का प्रसार करने के उद्देश्य इस सभा की स्थापना की गई थी, इसका उद्देश्य दिया गया है। आगे देखें तो इसमें ये इस सभा के प्रारंभ होने से न केवल ब्रह्म समाज में बल्कि बंगाल के पुनर्जागरण में भी नए युग का सूत्रपात हुआ। ब्रह्म समाज में सम्मिलित होने के पश्चात देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधनी नामक पत्रिका बंगाली भाषा में निकालना प्रारंभ किया। पत्रिका को याद रखना है कि पत्रिका कौन निकाला, किस भाषा में निकाला। तत्वबोधनी पत्रिका ब्रह्म समाज की मुख्य पत्र थे। 1857 ईस्वी में केशव चंद्र सेन यानी 1857 के क्रांति को हमने पढ़ा है, तो 1857 ईस्वी में केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज में शामिल हुए तथा देवेंद्रनाथ टैगोर ने समाज का आचार्य नियुक्त किया। केशव चंद्र सेन के उदारवादी विचारों के फलस्वरूप ब्रह्म समाज की लोकप्रियता में वृद्धि हुई। बंगाल से बाहर उत्तर पश्चिमी प्रांत में, पंजाब और मद्रास में इसकी एक शाखा खोली गई। केशव चंद्र सेन के प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप ही ब्रह्म समाज को अखिल भारतीय आंदोलन का स्वरूप प्राप्त हुआ। केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने नारी शिक्षा हेतु आंदोलन चलाया। ध्यान देना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। केशव चंद्र सेन के प्रयत्नों से ही मद्रास में वेद समाज तथा महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई। केशव चंद्र सेन अपने सहयोगियों के साथ मिलकर संगत सभा यानी मैत्री संघ का गठन किया, जिसका उद्देश्य उस समय की आध्यात्मिक तथा सामाजिक समस्याओं पर विचार करना था।
केशव चंद्र सेन के उदारवादी दृष्टिकोण के फलस्वरूप ब्रह्म समाज में फूट पड़ी तथा देवेंद्रनाथ टैगोर ने केशव चंद्र सेन से आचार्य की उपाधि छीन ली। ब्रह्म समाज में पहली फूट 1866 ईस्वी में पड़ी। 1866 ईस्वी में ब्रह्म समाज दो भागों में विभाजित हो गया। पहला परिवर्तन विरोधी यानी कट्टरपंथी गुट था, दूसरा प्रगतिशील गुट रहा। इसमें देखें तो कट्टरपंथी दल के लोग ईश्वर में विश्वास करते थे तथा मूर्ति पूजा को नहीं मानते थे, किंतु हिंदू समाज से सारा संबंध नहीं हटाना चाहते थे। जबकि प्रगतिशील दल के सदस्य प्रचलित हिंदू धर्म को बहुत संकीर्ण मानते थे और संस्कृत ग्रंथों के व्यवहार तथा हिंदू धर्मपरक सामाजिक रीति रिवाजों के विरुद्ध थे। फूट के बाद देवेंद्रनाथ टैगोर का संगठन आदि ब्रह्म समाज कहलाया, जबकि केशव चंद्र सेन का संगठन ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया भारतीय ब्रह्म समाज के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोनों। स्रोत देखें तो इसमें यह है thebrahmsamaj.net/history, जबकि इतिहास की कुछ पुस्तकों में केशव चंद्र सेन को आदि ब्रह्म समाज का संस्थापक बताया गया है। 11 नवंबर 1866 को केशव चंद्र सेन ने औपचारिक रूप से पृथक ब्रह्म समाज का गठन किया, तो इसका नामकरण भारतीय ब्रह्म समाज रखा गया, जबकि पूर्व स्थापित ब्रह्म समाज की मूल शाखा आदि ब्रह्म समाज के नाम से जानी गई। ज्ञातव्य है कि ब्रह्म समाज की आधिकारिक वेबसाइट www.thebrahmsamaj.net गजेटियर ऑफ इंडिया वॉल्यूम 2 और मैकमिलन प्रकाशित भारत का सामाजिक सांस्कृतिक और आर्थिक इतिहास लेखक पूरी दास चोपड़ा आदि भी इसी मत का समर्थन करते हैं। यद्यपि परवर्ती इतिहास लेखन धारा के प्रख्यात इतिहासविदों प्रोफेसर BL ग्रोवर एवं प्रोफेसर R एल्सुक आदि ने आधुनिक भारतीय इतिहास की अपनी पुस्तकों में केशव चंद्र सेन की नवीन ब्रह्म समाज को आदि ब्रह्म समाज बताया है। संभवतः इसी कारण बाद की कुछ पुस्तकों में भी यही तथ्य अपना लिया गया। कई परीक्षा संस्थाओं ने अपने प्रश्नों में आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन को मान लिया, जबकि वास्तविक तथ्य इसके सर्वथा विपरीत है। अतः केशव चंद्र सेन द्वारा स्थापित शाखा भारतीय ब्रह्म समाज एवं देवेंद्रनाथ टैगोर के नेतृत्व वाली मूल शाखा आदि ब्रह्म समाज है। आदि ब्रह्म समाज अपने को हिंदू धर्म का ही अंग बताता था। स्त्रियों की मुक्ति, विद्या प्रसार, सस्ते साहित्य को बांटना, मध्य निषेध, दान देना आदि ब्रह्म समाज का उद्देश्य था। आदि ब्रह्म समाज का नारा था ब्रह्मवाद ही हिंदूवाद है। 1872 ईस्वी में केशव चंद्र सेन के प्रयत्नों से ब्रह्म विवाह अधिनियम अथवा नेटिशुअल मैरिट एक्ट पारित हुआ, जिसके अंतर्गत बाल विवाह तथा बहुपत्नी विवाह को अवैध घोषित कर दिया गया। इसके अंतर्गत विवाह हेतु लड़कों की वैध आयु 18 वर्ष तथा लड़कियों की वैध आयु 14 वर्ष निर्धारित की गई थी। एग्जाम पूछा गया था, पीटी एग्जाम जो कि 22 दिसंबर 2024 का आयोजित किया गया था, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था, तो ये ध्यान देना है। पश्चिमी शिक्षा के प्रसार, स्त्रियों को उद्धार तथा स्त्री शिक्षा आदि सामाजिक कार्यों के लिए केशव चंद्र सेन ने 29 अक्टूबर 1870 को इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन भारतीय सुधार संस्था की स्थापना की। एक सर पूछता है एग्जाम में कि इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना कौन किया? तो केशव चंद्र सेन जी ने किया। कब किया था? 29 अक्टूबर 1870 को किया। ब्रह्म विवाह अधिनियम का उल्लंघन करते हुए केशव चंद्र सेन ने 1878 ईस्वी में अपनी अल्प आयु पुत्री का विवाह कूच बिहार के राजा से कर दिया, जो ब्रह्म समाज के द्वितीय विघटन का कारण बना। ब्रह्म समाज के युवा सदस्यों ने केशव चंद्र सेन के इस व्यवहार से रुष्ट होकर एवं एक लोकतांत्रिक संविधान की मांग के साथ उनके विरुद्ध विद्रोह कर दिया और एक नया संगठन साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की। जाति प्रथा, मूर्ति पूजा का विरोध, नारी मुक्ति का समर्थन साधारण ब्रह्म समाज का मुख्य उद्देश्य था। केशव चंद्र सेन ने अपनी संस्था का नाम नव विधान रख लिया। 24 जनवरी 1868 को केशव चंद्र सेन ने टेबरेनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन नामक संघ की स्थापना की। किसने किया? ध्यान देना, केशव चंद्र सेन जी ने किया। और यह है टेबरेनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन नामक संघ की स्थापना की 24 जनवरी 1868 को। इसके बाद देखें साधारण ब्रह्म समाज को देखना चाहें तो यह है साधारण ब्रह्म समाज का गठन आनंद मोहन बोस द्वारा तैयार की गई रूपरेखा के अनुरूप प्रजातांत्रिक सिद्धांतों के आधार पर हुआ था। आनंद मोहन बोस साधारण ब्रह्म समाज के प्रथम अध्यक्ष थे। अन्य सदस्यों में शिवनाथ शास्त्री, बिपिन चंद्र पाल, द्वारकानाथ गांगुली तथा सुरेंद्र नाथ बनर्जी प्रमुख थे इसमें। इसके बाद देखिए जनसाधारण को शिक्षित करने के उद्देश्य से साधारण ब्रह्म समाज की ओर से तत्व कौमुदी एवं इंडियन मैसेजर आदि का प्रकाशन प्रारंभ हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो युवा बंगाल आंदोलन, दी यंग बंगाल मूवमेंट भी इसके बाद अगला इसमें है। तो युवा बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक प्रतिभा के धनी हेनरी विलियम डेरोजियो यानी 1809 से 1831 यह हेनरी विलियम डेरोजियो हैं, जो कि युवा बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं या प्रवर्तक थे। आगे इसमें देखें तो वह दार्शनिक, कवि, शिक्षक और पत्रकार थे। कलकत्ता के हिंदू कॉलेज में डेरोजियो की अंग्रेजी साहित्य और इतिहास के शिक्षक के रूप में नियुक्ति हुई थी। सर हाइड ईस्ट, राजा राम मोहन राय तथा राधाकांत देव आदि के प्रयासों से कलकत्ता में 1817 ईस्वी में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई। यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अक्सर पूछता है। इसके बाद देखें डेविड हेयर, होरेस हेमैन विल्सन, ग्रांट रिचर्डसन, पार्कर आदि इस कॉलेज के प्रसिद्ध अध्यापक थे। इस कॉलेज को बौद्धिक क्रांति का केंद्र बनाने का श्रेय डेरोजियो को है। आत्मिक उन्नति और समाज सुधार के उद्देश्य से डेरोजियो ने 1828 ईस्वी में कलकत्ता में एकेडमिक एसोसिएशन ऑफ संगठन की स्थापना की। डेरोजियो ने एग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन, बंग हित सभा और डिबेटिंग क्लब का भी गठन किया।
ये संगठन देश और समाज के उपयोगी प्रश्नों पर विचार करते थे। कट्टर हिंदुओं ने डेरोजियो के विचारों का विरोध किया था। अप्रैल 1831 में उन्हें कॉलेज से निकाल दिया। 1831 ईस्वी में डेरोजियो की हैजा से मृत्यु हो गई। डेरोजियो को आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि कहा जाता है। ये पूछा गया एग्जाम में, ध्यान देना है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने डेरोजियो को बंगाल में आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत तथा हमारी जाति का पिता कहकर संबोधित किया था। किसने किया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी। ध्यान देना, किनको कहा था? डेरोजियो को। इसके बाद चलते हैं प्रार्थना समाज पर। देखें दी प्रार्थना समाज क्या है। महाराष्ट्र में धार्मिक सुधार आंदोलन का प्रारंभ 1840 ईस्वी में परमहंस मंडली की स्थापना के साथ प्रारंभ हुआ। इसका सोर्स देख सकते हैं एनसीईआरटी इंडियन एनुअल रजिस्टर वॉल्यूम 1 पेज 52 था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे जनरल वॉल्यूम 49-55 पेज पर पेज 147 के अनुसार परमहंस मंडली की स्थापना 1840 ईस्वी, जबकि एस.एन. सेन, पीटर हेल्स आदि की पुस्तकों में इसकी स्थापना का वर्ष 1849 ईस्वी दिया गया। यद्यपि इस मत को अधिक मान्यता प्राप्त नहीं है, यानी 1840 सर्वाधिक मान्यता प्राप्त है। इसमें देखिए इस आंदोलन का उद्देश्य मूर्ति पूजा और जाति प्रथा का विरोध करना था, विधवा विवाह का समर्थन करना था। केशव चंद्र सेन की महाराष्ट्र यात्रा से प्रभावित होकर डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में यानी ईस्वी में बंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना की। इस समाज में एक ब्रह्म की उपासना का संदेश दिया, यानी एक ब्रह्मा की उपासना का संदेश दिया और धर्म को जातिगत रूढ़िवाद पर समाप्त करने का प्रयास किया। अछूतों, दलितों, पीड़ितों को सुधारने के उद्देश्य से दलित जाति संघ, डिस्प्रेस्ड क्लास मिशन, समाज सेवा संघ, सोशल सर्विस लीग तथा दक्कन शिक्षा सभा, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए भारतीयों में शिक्षा के प्रसार और अज्ञानता के विनाश के उद्देश्य रानाडे ने 1884 में दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है कि यह जो दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसने किया था और कब किया था। तो इसकी स्थापना देखें तो रानाडे जी ने किया था, 1884 में किया। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किया। कारण क्या है? भारत में शिक्षा के प्रसार और अज्ञानता के विनाश के उद्देश्य से इसकी स्थापना किया गया था। आगे इसमें देखें तो इसी सोसाइटी को कालांतर में पूना फर्ग्यूसन कॉलेज का नाम दिया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रार्थना समाज पश्चिमी भारत में समाज सुधार संबंधी बहुत से कार्यों का केंद्र रहा। इसकी सफलता का सबसे बड़ा श्रेय रानाडे को ही जाता है। रानाडे को पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। ध्यान देना, पश्चिम भारत में, सबको संपूर्ण भारत में क्या माना जाता है? राजा राममोहन राय को माना जाता है। अभी हमने शुरुआत में देखा उसको। इसके बाद देखें ये अपनी अद्भुत मेधा शक्ति कारण महाराष्ट्र के शुक्रात भी कहे जाते हैं। अक्सर पूछा जाता है कि महाराष्ट्र के शुक्रात कौन कहे जाते हैं? तो रानाडे जी कहा जाते हैं। रानाडे जी को ही महाराष्ट्र के शुक्रात भी कहे जाते हैं। प्रार्थना समाज की सेविका पंडिता रमाबाई ने आर्य महिला समाज की स्थापना की। यानी आर्य महिला समाज की स्थापना किसने की? तो वह है पंडिता रमाबाई। पंडिता रमाबाई महाराष्ट्र की महान महिला सामाजिक कार्यकर्त्री एवं समाज सुधारक थी। 1833 ईस्वी में रमाबाई संस्कृत की प्रोफेसर बनकर इंग्लैंड में पढ़ाने गई और वहीं इन्होंने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया। 1889 ईस्वी में उन्होंने विधवाओं तथा महिलाओं की शिक्षा के लिए शारदा सदन की स्थापना की। शारदा सदन की स्थापना की कौन की? रमाबाई जी ने की। तो 1889 में बेसहारा महिलाओं को आश्रय देने के उद्देश्य से पंडिता रमाबाई ने मुक्ति सदन की स्थापना की। यानी मुक्ति सदन और शारदा सदन दोनों की स्थापना इन्होंने की। रानाडे ने कांग्रेस की वार्षिक सभा के साथ साथ एक सामाजिक सम्मेलन चलाने की प्रथा चलाई। 1887 ईस्वी में इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई। रानाडे ने महाराष्ट्र में 1861 यानी रानाडे जी ने 1861 में महाराष्ट्र में विडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना की। यानी विधवा पुनर्विवाह संगठन की स्थापना की। अक्सर पूछा जाता है कहाँ पर की? महाराष्ट्र में। कब की? 1861 में। कौन? रानाडे जी ने की। इसका स्पष्टीकरण देख लेते हैं। तो इसमें यह है कि श्री राम बख्शी, उषा कपूर, विश्व अनुग्रह नारायण आदि की पुस्तकों के अनुसार विडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना 1866 ईस्वी में दी गई है, जबकि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वर्ल्ड कल्चर के 62वें अंक एवं वीरेंद्र ग्रोवर की पुस्तक महादेव गोविंद रानाडे के पेज 143 के अनुसार की स्थापना 1861 में हुई है। यानी यहाँ देख सकते हैं 1861 यही सर्वमान्य तिथि मानी जा सकती है। इसने घटना चक्र बीसी को आधार बनाया है। रानाडे ने अपनी पुस्तक एक आस्तिक की धर्म में आस्था में अपने आस्तिकता संबंधित विचारों को प्रस्तुत किया है। रानाडे ने ब्रिटिश संसद में भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिए जाने के संबंध में 1834 में ब्रिटिश संसद के पास एक याचिका भेजी थी। सामाजिक सुधार कार्यक्रमों में रानाडे के दो प्रमुख सहयोगी थे। प्रथम देखें तो धोंडो केशव कर्वे जी थे और दूसरे विष्णु शास्त्री जी थे। धोंडो केशव कर्वे ने 1893 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह संघ बनाया था। विधवाओं को शिक्षा देने के उद्देश्य से विधवा आश्रम संघ की स्थापना की। रानाडे गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु थे। ध्यान देना है कि रानाडे जी जो हैं वो गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु थे और स्वयं देखें तो गोपाल कृष्ण गोखले जी महात्मा गांधी यानी हमारे देश के जो राष्ट्रपिता हैं या पूज्य बापू जी हैं महात्मा गांधी जी, उनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले जी थे और गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु रानाडे जी थे। देखें तो इसमें गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। धोंडो केशव कर्वे फर्ग्यूसन कॉलेज के प्राध्यापक थे। विदुर होने के बाद उन्होंने स्वयं एक ब्राह्मण विधवा से विवाह किया था।
कर्वे विधवा पुनर्विवाह संघ के सचिव थे। उन्होंने पूना में एक विधवा आश्रम संघ की स्थापना की। वर्ष 1916 में कर्वे ने बंबई में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देख लेते हैं। इसमें तो ये आपका है कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 की धारा 15 के अंतर्गत विधवा विवाह को वैध मान लिया गया था और उस समय विवाह से उत्पन्न पुत्र को वैध घोषित किया गया। यह अधिनियम लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में 1856 से 1862 ईस्वी में पारित हुआ। लॉर्ड कैनिंग वही है जिसके दौरान देखें तो भारत में महान जो क्रांति स्वतंत्रता की 1857 की क्रांति की गई थी। इस पर हमने लेक्चर 2 अपलोड किया है, इसी के दौरान हुई थी। और इसी समय देखें तो यह जो है हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पारित किया गया था। इसका स्पष्टीकरण देख लेते हैं। तो इसमें देखें विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जुलाई 1856 में पारित हुआ। 26 जुलाई 1856 को गवर्नर जनरल ने इस पर हस्ताक्षर किया। कैनिंग का कार्यकाल फरवरी 1856 से मार्च 1862 तक रहा। अतः यह अधिनियम कैनिंग के काल में पारित हुआ। यद्यपि अनेक पुस्तकों में त्रुटिवश इसका श्रेय डलहौजी को दिया गया है, जो कि सही नहीं है। विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए 1878 ईस्वी में वीरेशलिंगम पंत तुलु ने राजमुद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की। यानी ध्यान देना है कि इसकी स्थापना कौन किया है, तो ये जी इन्होंने किया है। कब? 1878 में। दक्षिण भारत में प्रार्थना समाज के प्रसार का सबसे बड़ा श्रेय वीरेशलिंगम पंत तुलु को है। पंजाब में प्रार्थना समाज के विचारों को फैलाने के लिए दयाल सिंह प्रन्यास ने वर्ष 1910 में दयाल सिंह कॉलेज की स्थापना की। पश्चिमी भारत के सुधारकों में गुजरात के मेहताजी दुर्गा राम मंचाराम 1809 से 1876 ईस्वी ने 1844 ईस्वी में मानव धर्म सभा और यूनिवर्सल रिलीजियंस सोसाइटी का गठन किया। ध्यान देना, इसका गठन किन्होंने किया है। आगे इसमें देख लेते हैं आर्य समाज के बारे में। आर्य समाज देखें तो दी आर्य समाज ने उत्तर भारत में हिंदू धर्म और समाज में सुधार का कार्य प्रारंभ किया। आर्य समाज आंदोलन का प्रसार प्रायः पाश्चात्य प्रभावों की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ था। दयानंद सरस्वती ने पश्चिम शिक्षा का विरोध किया था। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो देखें 1824 से 1843 ईस्वी में 1875 में बंबई में की थी। यानी ध्यान देना है कि आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी, जिनका देखें तो यह समय रहा 1824 से 1883 तक ही रहे और 1875 में बंबई में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना था। इसका उद्देश्य ध्यान रखना है, क्या मुख्य उद्देश्य। 1870 ईस्वी में लाहौर में आर्य समाज की एक शाखा खोली गई। बाद में लाहौर ही आर्य समाज का मुख्यालय बन गया। यानी स्थापना बंबई में की थी, लेकिन एक शाखा खोली गई। बाद में यह लाहौर जो था, वर्तमान देखें तो पाकिस्तान में है, यह उसका मुख्यालय या हेडक्वार्टर बन गया। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 ईस्वी में गुजरात राज्य के मोरबी के निकट टंकारा नामक स्थान पर हुआ था। उनके बचपन का नाम मूल शंकर था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दयानंद सरस्वती ने 19वीं शताब्दी में उत्तर भारत के हिंदू लूथर थे। 1860 ईस्वी में स्वामी दयानंद की भेंट नेत्रहीन गुरु स्वामी विरजानंद से मथुरा में हुई थी। यानी स्वामी दयानंद सरस्वती की भेंट जो है नेत्रहीन गुरु स्वामी विरजानंद से मथुरा में हुई थी। कब? 1860 में। स्वामी विरजानंद वैदिक साहित्य, भाषा, दर्शन के प्रकांड विद्वान थे। उन्होंने दयानंद को वेदों में निहित ज्ञान की व्याख्या समझाई। स्वामी विरजानंद से प्रभावित होकर दयानंद उनके शिष्य बन गए और उन्हीं से वेदों के शुद्ध अर्थ वैदिक धर्म के प्रति अगाध श्रद्धा प्राप्ति। ध्यान देना है कि स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु यही थे। स्वामी दयानंद का वेदों की उच्चता, पुनर्जन्म और कर्म के सिद्धांतों में अटूट विश्वास था। उन्होंने पुराणों जैसे प्रवर्तित हिंदू धर्म ग्रंथों की प्रामाणिकता को अस्वीकार किया। धार्मिक क्षेत्र में वो मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, अवतारवाद, पशु बलि, तंत्र मंत्र, झूठे कर्मकांडों को स्वीकार नहीं करते थे। दयानंद सरस्वती वेदों को भारत के आधार स्तंभ जो है वेदों को मानते थे। कौन? दयानंद सरस्वती जी मानते थे। उनके अनुसार वेद शाश्वत, अपरिवर्तनीय, धर्मातीत, दैविक है, इसलिए उन्हें वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। ध्यान देना, वेदों की लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती जी ने दिया। 1867 में उन्होंने झूठे धर्मों का खंडन करने के लिए हरिद्वार कुंभ में पाखंड खंडनी पताका लहराई। अपने विचारों के प्रचार प्रसार के लिए स्वामी दयानंद ने संस्कृत के स्थान पर उत्तर भारत की प्रसिद्ध भाषा हिंदी को चुना। हिंदी भाषा का चुनाव उन्होंने केशव चंद्र सेन की सलाह पर किया था। आर्य समाज के सिद्धांतों का आधार ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश हिंदी भाषा में लिखा गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। किसमें प्रचार इन्होंने किया और इनका सत्यार्थ प्रकाश किस भाषा में लिखा गया, इंपॉर्टेंट है। स्वामी दयानंद ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में अपने मूल विचारों को व्यक्त किया है। स्वामी दयानंद की अनेक पुस्तकों में वेद भाष्य भूमिका, ऋग्वेद भाष्य, पंच महायज्ञ विधि, पाखंड खंडन आदि प्रमुख हैं। स्वामी दयानंद ने शुद्धि आंदोलन चलाया, जिसके अंतर्गत उन लोगों को पुनः हिंदू धर्म में आने का अवसर मिला जिन्होंने किसी कारणवश इस्लाम या ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया था। स्वामी दयानंद सरस्वती प्रथम हिंदू सुधारक थे जिन्होंने बचाव के स्थान पर प्रहार की रणनीति अपनाई। भारत के सामाजिक इतिहास में दयानंद पहले सुधारक थे जिन्होंने शूद्रों तथा स्त्रियों को वेद पढ़ने, उच्च शिक्षा प्राप्त करने तथा यज्ञोपवीत धारण करने के लिए आंदोलन चलाया। आर्य समाज ने स्त्रियों को दशा सुधारने तथा उनमें शिक्षा का प्रसार करने के लिए काफी प्रयत्न किया। दयानंद ने सबसे अधिक कार्य स्त्रियों की दशा सुधारने के लिए किया। दयानंद सरस्वती ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया तथा स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग सिखाया। ये भी इंपॉर्टेंट ध्यान देना है। स्वराज शब्द का प्रयोग
करने वाले दयानंद सरस्वती पहले व्यक्ति थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके कार्यों को देखें तो ये सारे ही कार्य इनके इंपॉर्टेंट एग्जाम के दृष्टिकोण से देखें तो इसमें आपका नेक्स्ट है सत्याग्रह प्रकाश के 1875 ईस्वी के प्रमाणिक संस्करण में उन्होंने लिखा है कि कोई कितना ही कहे परंतु स्वदेशी राज्य सर्वोपरि होता है। आगे उन्होंने कहा कि विदेशी राज्य चाहे कितना अच्छा हो लेकिन वह सुखदायी नहीं हो सकता। एनी बेसेंट के अनुसार दयानंद पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि भारत भारतीयों के लिए है, भारत भारतीयों के लिए है। आर्य समाज के संदेशों का प्रचार प्रसार पंजाब में सबसे अधिक सफल रहा था। कुछ हद तक उत्तर प्रदेश, गुजरात तथा राजस्थान में इसमें सफलता मिली। वैलेंटाइन सिरोल ने अपनी पुस्तक इंडियन अर्नेस्ट में आर्य समाज बाल गंगाधर तिलक और लॉर्ड कर्जन को भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा। यानी ध्यान देना है, अक्सर एग्जाम पूछा जाता है। अक्सर बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में पूछा जाता है कि इनको भारतीय अशांति का जनक किसने कहा। तो वैलेंटाइन सिरोल ने कहा। ध्यान देना है कि इन्होंने आर्य इंडियन अर्नेस्ट इसकी पुस्तक है और आर्य समाज बाल गंगाधर तिलक और लॉर्ड कर्जन को जो है भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा है वैलेंटाइन सिरोल ने। इसलिए इनकी पुस्तक जो है इंडियन अर्नेस्ट है। इसके बाद देखें अक्टूबर 1883 ईस्वी में अजमेर में दयानंद सरस्वती की मृत्यु हो गई। दयानंद की मृत्यु के बाद 1893 ईस्वी में आर्य समाज दो गुटों में विभाजित हो गए। एक गुट पाश्चात्य शिक्षा का विरोधी था तथा दूसरा गुट पाश्चात्य शिक्षा का समर्थक था। पाश्चात्य शिक्षा के समर्थकों में लाला लाजपत राय और हंसराज प्रमुख थे। इन लोगों ने 1886 ईस्वी में लाहौर में दयानंद एग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना की। पाश्चात्य शिक्षा के विरोधी में स्वामी श्रद्धानंद, लेखराम और मुंशीराम प्रमुख इन लोगों ने 1902 में हरिद्वार में गुरुकुलम कांगड़ी की स्थापना की। एग्जाम पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देना है। इसके बाद देखें यानी अभी ये जो 22 दिसंबर 2024 का पीटी एग्जाम 2024 कराया गया था उसमें पूछा गया था ये गुरुकुल कांगड़ी स्कूल के बारे में। इसके बाद देखें तो रामकृष्ण मिशन के बारे में देखें तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की स्मृति में मई 1897 ईस्वी में की थी। अभी देखें तो 12 जनवरी 2025 को जो है राष्ट्रीय युवा दिवस और बल्कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया। इसी दिन देखें तो स्वामी जो आपके हैं स्वामी विवेकानंद जी का जन्म है और 1999 से इसको मनाने की शुरुआत की गई। इसका जो करंट अफेयर्स में विस्तृत चर्चा की गई है आप वहाँ देख सकते हैं। तो 12 जनवरी को युवा दिवस मनाया गया। चलिए इसमें देख लेते हैं। ये आपका है रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस 1836 यानी इनका समय जो रामकृष्ण परमहंस जो स्वामी विवेकानंद के गुरु थे इनका समय देखें 1836 से 1886 की स्मृति में 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की। समाज कल्याण तथा जनसेवा के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। यानी उसका आदेश देख सकते हैं। रामकृष्ण मिशन सिद्धांतों का आधार वेदांत दर्शन है, इसका आधार भी देख सकते हैं। मिशन के अनुसार ईश्वर निराकार, मानव बुद्धि से परे तथा सर्वव्यापी आत्मा ईश्वर का अंश है। रामकृष्ण परमहंस का बचपन का नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। 1855 ईस्वी के लगभग वे कलकत्ता के पास दक्षिणेश्वर में काली मंदिर के पुजारी बन गए। रामकृष्ण परमहंस को दक्षिणेश्वर का संत कहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ था। इसलिए 12 जनवरी को जो है विश्व युवा दिवस या राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे चलते हैं तो उनके बचपन का नाम देखें तो नरेंद्र नाथ दत्त था। यानी स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। विवेकानंद के पिता विश्वनाथ दत्त एक प्रतिभाशाली वकील थे तथा माता भुवनेश्वरी देवी एक बुद्धिमान एवं हिंदू धर्म को मानने वाली नारी थी। आरंभ में विवेकानंद ब्रह्म समाज के अनुयायी थे, ये भी इंपॉर्टेंट है। रामकृष्ण परमहंस के संपर्क में आने के बाद विवेकानंद का भारतीय दर्शन तथा धर्म के प्रति दृष्टिकोण बदल गया था। वे उनके शिष्य बन गए। विवेकानंद 1893 ईस्वी में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन के प्रथम अधिवेशन में भाग लेने के लिए अमेरिका गए। वहाँ उन्होंने हिंदू धर्म की सही और सच्ची व्याख्या की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। विश्व धर्म में भाषण देते हुए स्वामी विवेकानंद ने पश्चिमी देशों के सामने पहली बार भारत की संस्कृति की महत्ता को प्रभावकारी ढंग से प्रस्तुत किया। विवेकानंद के भाषण के बारे में द न्यू हेराल्ड ने लिखा कि विवेकानंद का भाषण सुनने के बाद ऐसा लगता है कि भारत जैसे देश में जहां स्वामी जैसे इतने ज्ञानी रहते हैं सुधारने के लिए पश्चिम से धर्म प्रचारक भेजने की बात कितनी मुक्तापूर्ण है। विवेकानंद लगभग 3.5 वर्ष तक अमेरिका में और इंग्लैंड में रहे। विवेकानंद लगभग 3.5 वर्ष तक अमेरिका और इंग्लैंड में रहे। इस दौरान उन्होंने अमेरिका में वेदांत संस्था की स्थापना की। स्वदेश लौटने के बाद विवेकानंद 1 मई 1897 को रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। जनवरी 1899 ईस्वी में उन्होंने हावड़ा के बेलूर में रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय स्थापित किया। दूसरा मुख्यालय अल्मोड़ा के पास मायावती में स्थापित किया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वर्ष 1900 में उन्होंने पेरिस फ्रांस में कांग्रेस ऑफ हिस्ट्री ऑफ रिलीजियंस धर्मों के इतिहास का सम्मेलन में भाग लिया। ध्यान देना यहाँ भी उन्होंने भाग लिया। 4 जुलाई 1902 को बेलूर मठ में विवेकानंद जी का निधन हो गया। आध्यात्मिक क्षेत्र में विवेकानंद भारत और आधुनिक पश्चिम के बीच के सेतु खड़े थे। यानी मात्र इनका देखें तो 39 वर्ष की आयु में ही इनका निधन हो गया। इसके बाद देखें तो यह है वैलेंटाइन सिरोल ने विवेकानंद के उपदेशों को राष्ट्रीय आंदोलन का एक प्रमुख कारण बताया, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वहीं वैलेंटाइन सिरोल जिन्होंने देखें तो आर्य समाज और बाल गंगाधर तिलक और देखें लॉर्ड कर्जन को जो है अशांति का जनक माना था, वहीं इनको देखें तो आंदोलन का एक प्रमुख कारण बताया विवेकानंद के उपदेश को। विवेकानंद ने भारत के उच्च वर्ग से अपने पद और सुविधाओं का परित्याग करते हुए निम्न वर्ग के साथ हिल मिल जाने का आह्वान किया। आयरिश मूल की महिला सिस्टर निवेदिता स्वामी विवेकानंद की शिष्या थे। स्वामी विवेकानंद 19वीं सदी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद
की सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। स्वामी विवेकानंद ने ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग नामक पुस्तकें लिखी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तकों का नाम है। विवेकानंद ने भारतीय जनता से कहा था, तुम वीर बनो, साहसी बनो, हिम्मत करो, इस बात पर गर्व करो कि तुम एक भारतीय हो, प्रत्येक भारतीय मेरा भाई है। नेक्स्ट संस्था देखें तो यह है थियोसोफिकल समाज, दी थियोसोफिकल सोसाइटी। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी में एक रूसी महिला मदाम हेलेना पेट्रोना ब्लावस्की यानी HP ब्लावस्की 1831 से 1891 का समय रहा है। और अमेरिका के एक भूतपूर्व सैनिक अधिकारी HS आलकाट विलियम क्वान जज आदि ने अमेरिका में की थी। 1878 ईस्वी में इनका मुख्यालय मुंबई बनाया गया था। 1882 ईस्वी में अडयार चेन्नई में इसका अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय बनाया गया। विभिन्न स्रोतों में अडयार में इस सोसाइटी का मुख्यालय बनाने की तिथि 1879 ईस्वी मिलती है। यद्यपि तो थियोसोफिकल सोसाइटी की आधिकारिक वेबसाइट एवं अन्य आधिकारिक सामग्री में इसका वर्ष 1882 ईस्वी में दिया गया है। 1889 ईस्वी में एनी बेसेंट थियोसोफिकल सोसाइटी के संपर्क में आए था। 21 मई 1889 ईस्वी में औपचारिक रूप से इसमें सम्मिलित हुई। एनी बेसेंट एक आयरिश अंग्रेज यानी एनी बेसेंट में एक आयरिश अंग्रेज महिला थी। जीवन के आरंभिक अवस्था में ईसाई मत से विश्वास उठ जाने के कारण उन्होंने अपने पति जो एक पादरी थे तलाक ले लिया था। 1882 ईस्वी में मद्रास के समीप अडयार नामक स्थान पर थियोसोफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय स्थापित किया गया। थियोसोफिकल सोसाइटी का प्रभाव दक्षिण भारत में अधिक रहा। 1893 ईस्वी में एनी बेसेंट भारत आए और थियोसोफिकल सोसाइटी का कार्यभार संभाला। एनी बेसेंट की देखरेख में थियोसोफिकल सोसाइटी हिंदू पुनर्जागरण का आंदोलन बन गई। वर्ष 1907 में कर्नल आलकाट की मृत्यु के बाद एनी बेसेंट थियोसोफिकल सोसाइटी के अध्यक्ष बने। भारत में शिक्षा के विकास के लिए एनी बेसेंट 1898 ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो वर्ष 1916 में मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना। सामाजिक क्षेत्र में कार्य करते हुए थियोसोफिकल सोसाइटी ने बाल विवाह का विरोध किया था। नेक्स्ट देखें अन्य सामाजिक धार्मिक सुधारवादी आंदोलन को देख लें, यानी महत्वपूर्ण हमने देखे, लेकिन कुछ और अन्य देखना चाहें तो यहाँ देखें। इसमें आपका है धर्म सभा। इसकी स्थापना देखें तो 1830 ईस्वी में इसके संस्थापक राधाकांत देव, जिनका समय 1784 से 1867 ईस्वी रहा। यह एक रूढ़िवादी संस्था थी। राजा राधाकांत देव ने सामाजिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया। इन्होंने सती प्रथा के उन्मूलन का भी विरोध किया था। इसके बाद देखें लोकहितवादी को देख लेते हैं तो गोपाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, गोपाल हरि देशमुख। इनका समय 1823 से 1892 ईस्वी तक था। लोकहितवादी के नाम से प्रसिद्ध थे। कौन? गोपाल हरि देशमुख। ये पश्चिमी भारत के महान समाज सुधारक थे। इन्होंने मराठी की मासिक पत्रिका लोकहितवादी का संपादन किया। 1880 से 1882 ईस्वी तक बम्बई के गवर्नर की काउंसिल के सदस्य भी रहे। इन्होंने अहमदाबाद में पुनर्विवाह मंडल यानी विधवा पुनर्विवाह संस्था की शुरुआत की। इन्होंने इंदु प्रकाश तथा ज्ञान प्रकाश नामक मराठी समाचार पत्रों के प्रकाशन में भी सहयोग दिया। इसके बाद देखते हैं राधा स्वामी आंदोलन को देख लेते हैं। तो यहाँ देखें प्रवर्तन 1861 ईस्वी में। प्रवर्तक इसके शिव दयाल साहिब अथवा स्वामी महाराज आगरा के शाहूकार थे। इस पंथ के लोग मंदिरों, तीर्थों, पवित्र स्थलों को महत्व नहीं देते थे। वे एक ईश्वर में विश्वास रखते थे। इसके बाद देव समाज को देख सकते हैं। स्थापना 1887 ईस्वी में। संस्थापक शिव नारायण अग्निहोत्री अथवा भगवान देव आत्मा थे। इसका स्थान जो है लाहौर था। इसमें देखें इस पंथ के लोगों ने प्रभु की सत्ता, आत्मा की अमरता, गुरु की महत्ता तथा सत्कार्यों की आवश्यकता पर अधिक बल दिया था। इस समाज के उपदेशों को देवशास्त्र नामक पुस्तक में संकलित किया गया है। आगे देख लेते हैं इसमें भारत धर्म महामंडल को देख लेते हैं। तो स्थापना 1887 ईस्वी में। इसमें देखें तो bhu.ac.in के अनुसार 1887 में गो वर्णाश्रम हितैषी गंगा धर्म सभा की स्थापना हुई थी। हरिद्वार के सनातन धर्म सम्मेलन में इसका नाम बदलकर भारत धर्म महामंडल कर दिया गया था। चलिए एक अन्य सोर्स से भी इसको संक्षेप में देख लेते हैं। तो जिस टॉपिक को हम कवर कर रहे हैं उसमें देखें तो यह आपका उदारवादियों की नीतियों के अंतर्गत देखें तो इसमें है भारतीयों में राष्ट्र प्रेम एवं चेतना जागृत कराना था। भारतीय उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु स्वदेशी प्रयोग विदेशी का बहिष्कार करना था। इसके बाद देखें ब्रिटिश जनमत एवं ब्रिटिश भारत का भारतीयों के पक्ष में सुधार हेतु प्रेरित करना था। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादियों का योगदान को यदि हम देखना चाहें तो यह आपका है ब्रिटिश आर्थिक नीतियों की आलोचना किया इन्होंने। 1861 एवं 1892 की भारत परिषद अधिनियम में किए गए सुधार उदारवादियों के दबाव में किए गए थे। संवैधानिक एवं प्रशासनिक सुधार की मांग जैसे सरकारी सेवाओं में भारतीयकरण की मांग की गई। इसके बाद देखें तत्कालीन भारतीय समाज को नेतृत्व प्रदान किया इन्होंने। 1886 में लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। इसके बाद इसमें देखें तो यह है कि 1885 में कांग्रेस के गठन के बाद सरकार और कांग्रेस के रिश्तों में कड़वाहट आ गई। भारतीय व्यय की समीक्षा हेतु बेल्वी आयोग की स्थापना की गई। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कांग्रेस की पूर्व की प्रमुख राजनीतिक संस्थाएं जिस पर हमने चर्चा किया था उसमें कलकत्ता भारतीय एसोसिएशन या इंडियन एसोसिएशन को कांग्रेस का पूर्ववर्ती माना जाता है। 1851 में जमींदारी एसोसिएशन और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का विलय होकर ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन बना। 1838 में बनी जमींदारी एसोसिएशन यानी लैंड होल्डर एसोसिएशन भारत की पहली संगठित राजनीतिक सभा थी। इसके बाद यहाँ पर देख लें 19वीं सदी में राष्ट्रवाद के उदय के कारणों को देख लें तो इसमें यह प्रेस एवं समाचार पत्रों की भूमिका थी। विदेशी आधिपत्य का परिणाम था। पाश्चात्य चिंतन, शिक्षा एवं साहित्य का प्रभाव था। इसके बाद देखें तत्कालीन
विदेशी घटनाओं का प्रभाव था, सुधार आंदोलनों का प्रभाव था, भारत के अतीत का पुनः अध्ययन था, मध्यवर्गीय बुद्धिजीवियों का उत्थान था। कांग्रेस पार्टी के संदर्भ में प्रसिद्ध इतिहासकार रजनी पाम दत्त ने कहा कि कांग्रेस ने साम्राज्यवाद के साथ लड़ाई और सहयोग दोनों किया। इसके बाद इसमें देख सकते हैं कि यानी अंग्रेजों के समय भारत में शिक्षा, और यहाँ ब्रिटिश कालीन समाचार एजेंसियों को देख सकते हैं। तो इसमें देख सकते हैं कि भारत यानी अंग्रेजों के समय भारत में शिक्षा का जो विकास क्रम इसको देखना चाहिए। देखें तो जोनाथन डंकन 1791 में बनारस में संस्कृत विद्यालय खोला। कौन खोला? जोनाथन डंकन। कहाँ पर? बनारस में संस्कृत विद्यालय 1791 में। इसके बाद देखें तो बेथुन स्कूल 1849 ईस्वी में JED बेथुन ने खोला। इसका संचालन आगे लॉर्ड डलहौजी ने किया। इसके बाद इसकी चर्चा हमने कर लिया यहाँ पर कि डेविड हेयर और राजा राम मोहन राय के प्रयत्नों से 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई। 1813 के चार्टर एक्ट में 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया था शिक्षा पर। इसके बाद देखें विलियम जोन्स ने कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। इसके बाद यहाँ देखें तो ए कोड ऑफ जिंटुलॉज यानी मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद किया गया था। वारेन हेस्टिंग्स द्वारा 1781 में कलकत्ता मदरसा की स्थापना की गई थी। इसके बाद देखें तो ये 1800 ईस्वी में लॉर्ड वेलेजली ने कंपनी के अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में की स्थापना की थी। इसके बाद देखें विलिकिंस द्वारा भगवद गीता और हितोपदेश का अंग्रेजी अनुवाद 1785 में करवाया गया था या किया गया था। सर विलियम जोन्स द्वारा कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद शिक्षा का अधोमुखी निष्पेदन सिद्धांत देख सकते हैं इसमें, यानी शिक्षा की जो इसमें है तो यह है भारतीय उच्च वर्गों को शिक्षित किया जाए जिसमें क्षण कर शिक्षा का प्रसार निम्न वर्ग तक पहुंचेगा। यह निष्पेदन सिद्धांत सर्वप्रथम आकलन द्वारा किया गया था। इसके बाद चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854 का इसमें देखें तो यह है जुलाई 1854 में भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा इसको कहते हैं। सिफारिशें देखें तो अंग्रेजी भाषा के साथ साथ देसी भाषा पर जोर, पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार, गांव में देसी भाषा जिसमें एग्लो वर्नाकुलर विद्यालय, निजी स्कूल हेतु अनुदान, 5 प्रांतों में लोक शिक्षा विभाग स्थापित 1855 ईस्वी में, लोक शिक्षा विभाग गठित 1857 ईस्वी में कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में विश्वविद्यालय स्थापित, सरकारी स्कूलों में धर्मनिरपेक्ष शिक्षा को बढ़ावा दिया। चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854 जिसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखें नेक्स्ट इसमें हंटर शिक्षा आयोग 1882-83 में इसके सुझाव, और इसमें जो है प्राथमिक शिक्षा स्थानीय भाषा में दिया जाए इसका सुझाव रहा। प्राथमिक पाठशालाओं का नियंत्रण 9 संस्थापित नगर एवं जिला बोर्डों को दिया जाए। माध्यमिक शिक्षा साहित्यिक एवं व्यापारिक खंड पर बटा हो। प्रेसिडेंसी नगरों के अतिरिक्त अन्य शहरों गांवों में स्त्री शिक्षा प्रोत्साहन का सुझाव इसने दिया था हंटर शिक्षा आयोग ने। इसके बाद कुछ और देख सकते हैं। भारतीय विश्वविद्यालय एक्ट 1904 को देखा जा सकता है। 1902 में सर थॉमस रेले आयोग की सिफारिश पर लाया गया था। भारतीय सदस्य सैयद हुसैन बिलग्रामी गुरुदास बनर्जी जी इसमें शामिल थे। इसके बाद देखें तो इसमें यह है उच्च शिक्षा हेतु 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष 5 वर्षों तक स्वीकृत किया गया था। इसमें निजी कॉलेजों पर भी कठोर नियंत्रण किया गया। गवर्नर जनरल को विश्वविद्यालय की क्षेत्रीय सीमाएं निर्धारित करने का अधिकार इसमें दिया गया। इसके बाद इसमें देखें भारत में शिक्षा महानिदेशक NHW ऑरेंज की नियुक्ति की गई। विश्वविद्यालय पर सरकारी नियंत्रण बढ़ा दिया गया। शिक्षा प्रणाली पर सरकारी प्रस्ताव 1913 को देख सकते हैं। गोखले ने इस व्यवस्था को देश भर लागू करने हेतु विधान परिषद में आवाज उठाई। सर्वप्रथम 1906 में बड़ौदा की रियासत ने प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाया। वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद प्रस्ताव बिंदु देखें तो प्रत्येक प्रांत में विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव इसमें रहा। अनिवार्य शिक्षा का उत्तरदायित्व लेने से इनकार किया इसने। इसके बाद सैडलर विश्वविद्यालय आयोग 1917 से 1919 की सिफारिशें देखें। अध्यक्ष इसके ME सैडलर जी थे। मुख्य बात देखिए इसमें भारतीय सदस्य में आशुतोष मुखर्जी, जियाउद्दीन अहमद। स्कूली शिक्षा 12 वर्षों की हो, विश्वविद्यालय नियम उदार हो, स्नातक 3 वर्षीय हो, महिला शिक्षा को प्रोत्साहन इसने दिया था सैडलर विश्वविद्यालय आयोग ने। नोट में इसमें देख सकते हैं, यानी GS वर्ड का नोट है तो इसमें हम नोट्स को देख सकते हैं। इसमें यह है कि 1919 मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधारों के तहत प्रांतों में शिक्षा विभाग एक निर्वाचित मंत्री के अधीन कर दिया गया था। इस केंद्रीय अनुदान बंद कर दिया गया था जिसमें शिक्षा का स्तर गिरा। इसने शिक्षा को प्रांतों के अधीन कर दिया। इसके बाद इसमें देख सकते हैं वर्धा योजना, यानी इसमें सारी जानकारी इसमें लेटेस्ट से लेकर इसमें जानकारी है। इसके बाद हारगोट समिति 1929 की है, वर्धा योजना 1937 की है, सार्जेंट योजना 1944 की है, और इसकी मुख्य बातों को देख सकते हैं। आज़ादी के बाद शिक्षा में किए गए प्रयास को भी यहाँ पर दिया गया है। अभी देखें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की, सबसे पहले 1968, फिर 1986, फिर 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई गई है। तो ये सारी जानकारी इसमें जो दिया गया मैं उस पर देख सकते हैं। आज़ादी के बाद शिक्षा किए गए प्रयास को यहाँ पर देखा जा सकता है। इस पर हम चर्चा नहीं करें, उसको आप देख सकते हैं। इसके बाद मुख्य बातें जो है आज़ादी से पूर्व थी उस पर हमने चर्चा कर लिया शिक्षा पर। यानी इसमें थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो देखें गांधी जी ने हरिजन पत्रिका, यानी गांधी जी ही हरिजन पत्रिका निकाले थे। हरिजन पत्रिका में वर्धा योजना को प्रकाशित किया था। जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में समिति गठित की गई थी वर्धा योजना। अक्टूबर 1937 में शिक्षा पर कांग्रेस का सम्मेलन हुआ था। इसके बाद हारगोट समिति 1929 ने सिफारिशें की है। सर विलियम हारगोट के अध्यक्षता में बनी थी। इसमें इस सिफारिशें देख सकते हैं। इसके बाद सार्जेंट योजना देखें तो यह आपका है, इसकी सिफारिशें रही, और यह वर्धा योजना की सिफारिशों को इसमें देखा जा सकता है। और यह जो है आधुनिक यानी आज़ादी के बाद यानी 1947 के बाद ये शिक्षा के प्रयास इसमें। उदारवादियों की नीतियों, कांग्रेस से पूर्व की प्रमुख राजनीतिक संस्थाएं हमने देखा। राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवाद का आंदोलन, ये सब जानकारी हमने देख लिया। हालांकि इसी टॉपिक को हमने कवर करने का प्रयास किया था, मूल टॉपिक नहीं थे। इसके बाद ये देखना चाहें तो कांग्रेस के गठन को देखा जा सकता है। कांग्रेस का गठन यहाँ पर 60 में समझाया गया है कि देखें इसका गठन क्या है। 28 दिसंबर 1885 में मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस का गठन गोकुल दास
तेजपाल संस्कृत स्कूल में किया गया। A.O. ह्यूम सुरेंद्र नाथ बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस कांग्रेस के प्रमुख वास्तुकार थे। 1884 में ह्यूम के प्रयासों से इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना की गई। आरंभ में इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ रखा गया। दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। वहीं सेफ्टी वाल्व के प्रति उत्तर में तड़ित चालक का सिद्धांत दिया गया था। कांग्रेस की स्थापना संबंधित सेफ्टी वाल्व सिद्धांत लाला लाजपत राय ने दिया था। A.U. ह्यूम द्वारा 1883 में अखिल भारतीय कांग्रेस का आयोजन किया गया। गठन के समय वायसराय लॉर्ड डफरिन था। प्रथम अधिवेशन में अध्यक्ष W.C. बनर्जी, जिसमें 72 प्रतिनिधि थे। महासचिव ह्यूम जी थे। अन्य तथ्य में देख सकते हैं, इसमें कांग्रेस संबंधी प्रसिद्ध कथन को देखना चाहिए। अन्य तथ्य में देखें तो आपका यह है, भारतीय सुधार समिति 1887 देखें। ब्रिटेन में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में उदारवादी नरमपंथी नेताओं ने अपनी मांगें मनवाने के उद्देश्य से स्थापित की थी। कांग्रेस संबंधी प्रसिद्ध कथन को देखें। डफरिन, कांग्रेस जनता के अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। कांग्रेस राष्ट्रद्रोहियों की संस्था है। करजन, मेरी इच्छा है कि कांग्रेस के शांतिपूर्वक मरने में मदद करना। बंकिम चंद्र चटर्जी जी देखें तो कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, उन्होंने कहा। इसके बाद बिपिन चंद्र पाल को देखें तो कांग्रेस याचना संस्था है। लाला लाजपत राय को देखें तो कांग्रेस सम्मेलन शिक्षित भारतीयों का वार्षिक मेला है। तिलक जी कहा, यदि हम वर्ष में एक बार मेढक की तरह टकराएं तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। उदय के कारणों को देख सकते हैं, इसमें उग्र राष्ट्रवादी चरण 1905 से 1919 तक रहा। इसमें 1890 के पश्चात भारत में उग्र राष्ट्रवाद का उदय था। 1905 तक पूर्व स्वरूप रहा। प्रमुख नेता देखें इसमें अश्वनी दत्त, लाल बाल पाल यानी लाला लाजपत राय, और इसके बाद गंगाधर तिलक, और इसमें जो आपके हैं पाल जी। इसके बाद देखें तो अरविंद घोष, चिपलंकर बंधु और राजनारायण बोस आदि जो है उग्रवादी नेता माने जाते हैं। उदय के कारण में ये सारी जानकारी इसमें दिया गया, उसको आप देख सकते हैं। यहाँ पर बंगाल विभाजन, ये सब जानकारी इसमें दी गई। हालांकि ये टॉपिक में नहीं है, लेकिन इसको देखना चाहें देख सकते हैं। यानी इसमें हमने लाल बाल पाल देखा, तो यहाँ पर देखें लाला लाजपत राय जी लाल के नाम से, और बाल गंगाधर तिलक, और ये देखें तो आपका यानी बिपिन चंद्र पाल जी थे। ये सारी जानकारी इसमें रही। अन्य टॉपिक को इसमें कवर कर लेते हैं। तो देखें धन का बहिर्गमन सिद्धांत। तो इसमें हमने जो महादेव गोविंद रानाडे जी के बारे में पढ़ा था, यहाँ पर देखने का सिद्धांत इसमें है कि रानाडे ने नौरोजी जी के ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी को नकारते हुए भारत में गरीबी का प्रमुख कृषि के पिछड़ेपन को माना। रमेश चंद्र दत्त देखें अर्थशास्त्री के लेख इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया में उल्लेख। गोपाल कृष्ण गोखले जी, सुब्रमण्यम अय्यर, पृथ्वी चंद्र राय भी प्रमुख आर्थिक आलोचकों में से थे। नोट में देखें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कलकत्ता अधिवेशन 1896 में आधिकारिक तौर पर धन के बहिर्गमन सिद्धांत को स्वीकृति दी थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1896 वही है जिसमें सर्वप्रथम जो है पहली बार वंदे मातरम गाया गया था रवीन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा। इस पर हम चर्चा पूर्व कर चुके हैं, देख सकते हैं। इसके बाद इसमें देखें तो आपका जो महत्वपूर्ण रूप से इस सारी जानकारी इसमें दी गई है, यानी अकाल आयोग है, और इसमें देखें तो भारतीय अर्थव्यवस्था प्रभाव इसमें दिया गया है, इसको देखा जा सकता है। ये बहिर्गमन के सिद्धांत के अंतर्गत इसमें जो महत्वपूर्ण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसमें देखें तो आपका यह बनता है कि यानी यहाँ पर नौरोजी जी का यह है, अर्थ या भारतीय संपत्ति एवं वस्तुओं को इंग्लैंड की ओर एक तरफा प्रवाह था। इस सिद्धांत को देने वाले प्रथम व्यक्ति दादा भाई नौरोजी जी थे। नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इंग्लैंड डेट टू इंडिया में उन्होंने पहली बार धन के बहिर्गमन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। वेरी इंपॉर्टेंट है। नौरोजी जी ने द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया लेख में इसकी व्याख्या की थी। 1905 में इसे एविल ऑफ ऑल एविल अर्थात अनिष्टों का अनिष्ट कहा था। पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक किताब 1901 में लिखी थी दादा भाई नौरोजी जी ने। तो ये जानकारी इस पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। नेक्स्ट लेक्चर अगले अंक में होगा।